अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? ठीक हैं। अच्छा व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे, प्योरली हमने बात करनी है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के पेशेंट क्या चीज़ें खा सकते हैं, क्या चीज़ों का इस्तेमाल उनको ज़्यादा करना चाहिए, किन चीज़ों का इस्तेमाल उनको कम करना चाहिए। तो आइए हम वीडियो की तरफ चलते हैं और आपने वीडियो एंड तक देखनी है। वीडियो के एंड पे मैं आपको सिरोटिक पेशेंट में कौन से अच्छे विटामिन्स हैं वो भी बताऊँगा। अच्छा जी, सबसे पहले देखा जाता है कि हमारा पेशेंट जो है वो डायग्नोज़ कब हुआ है, उसका लिवर अभी किस कंडीशन में है, सिरोसिस उसको डेवलप हो चुकी है, सुकराहट जिगर में डेवलप हो चुकी है, या अभी सिर्फ वो हेपेटाइटिस सी डिटेक्टेड है। जब वो हेपेटाइटिस सी डिटेक्टेड हो जाता है या हेपेटाइटिस बी डिटेक्टेड हो जाता है तो हमने पीसीआर कराना होता है और उसकी बेसिस पे हम उसका इलाज करते हैं। ये बात मैं आपको बता दूं कि हेपेटाइटिस बी और सी पसीने, थूक, खून, मनी इन चीज़ों से फैलते हैं। इसीलिए तौलिया, नेल कटर, कैंची, कंघी, टूथब्रश इसको अलहदा कर लें और कॉन्डम का इस्तेमाल करें अगर कोई जिनसी ताल्लुक़ करना है तो। अच्छा जी, अब हम स्ट्रेट अवे फूड पे आते हैं। देखिए, हमने लिवर को बचाना है, लिवर को हमने बचाना है, लिवर को टूट-फूट से बचाना है, तो हम ऐसी चीज़ें फ़ौरी तौर पे बंद करेंगे जो जिगर में जाके चीनी या चर्बी की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। सबसे पहले इन चीज़ों में आते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, जो हमारे लिए बिल्कुल बंद है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं फास्ट फूड्स, जो जिगर में जाके शुगर और चर्बी के बाइस बनते हैं, तो ये भी हमारे लिए बिल्कुल बंद है। तीसरे नंबर पे हमारे लिए जो घी, बनास्पति घी हो, चाहे देसी घी हो, चाहे मक्खन हो, चाहे वो जो है मार्जरीन हो, वो हम हेपेटाइटिस सी और बी वाले पेशेंट्स में बंद करके रखते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा ज़्यादा नमक वाली चीज़ें, ज़्यादा नमक वाली कोई भी चीज़ होगी तो वो पेशेंट के पेट में पानी का बाइस बन सकती है। तो हमने कोशिश करनी है कि नमक कम से कम यूज़ करना है। पहले भी मैं अपनी मुतादिद वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि राइट सॉल्ट का जो हमारा सिरोटिक पेशेंट होता है उसमें हमने प्रोटीन जो है उसकी मिकदार हम कम देते हैं, लेकिन जो हेपेटाइटिस सी का पेशेंट होता है क्योंकि उसके एंटीबॉडीज़ बनानी होती हैं, फाइट करना होता है, तो उसमें हमने प्रोटीन की मिकदार अच्छी रखनी होती है। लेकिन प्रोटीन कौन सी, मसलन चिकन का ब्रेस्ट वाला पार्ट हो गया, अंडे की सफ़ेदी हो गई, ठीक है जी। प्रोटीन प्लांट सोर्सेज से हासिल करने की चीज़ें जो हैं जैसे बादाम हो गए, तो बादाम वैसे भी विटामिन डी, जिंक और उसके अंदर जो है क्रोमियम जो है वो मौजूद होता है। तो बादाम जो है वो ना सिर्फ प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं बल्कि ये विटामिन्स और मिनरल्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो 7 बादाम आप रात को भिगो दें और सुबह उठ के वो खाने से बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा लो फैट दूध हमने इस्तेमाल करना होता है इन पेशेंट्स में। आप डब्बे वाला लो फैट दूध भी ले सकते हैं। इसके अलावा इन पेशेंट्स में बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसी मेडिकेशंस यूज़ करें जो लिवर में एज अ एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा मिकदार में जो है सप्लाई करें। कुछ हम ऐसी मेडिकेशन या सपोर्टिव सिरप्स भी दे देते हैं, जैसे हमारे पास हेपामस सिरप आता है, सिलीवर सिरप आता है जिसमें सिलीमेरिन होता है, हेपामस में एल ऑर्निथीन होता है। ये चीज़ें एल ऑर्निथीन एस्पार्टेट जो है ये भी लिवर में एंटीऑक्सीडेंट का जो लोड है उसको एक एडिक्वेट अमाउंट में रखता है ताकि लिवर डैमेज ना हो। इसके अलावा ग्लूटाथायोन जो है वो यूज़ किया जा सकता है। एंड पेशेंट ने कोशिश ये करनी है कि वो काले चने इस्तेमाल करे, वाइट चने इस्तेमाल ना करे, चने की दाल, माश की दाल वो इस्तेमाल ना करे, ठीक है जी। इसके अलावा साग, पालक, मेथी वो इस्तेमाल ना करे, ठीक है। आयरन सप्लीमेंट्स जो होते हैं इन पेशेंट्स में वो हम कोशिश करते हैं कि यूज़ ना करवाएं। चावल जो है वो हम कम यूज़ करवाते हैं। रोटी, और बल्कि रोटी भी जौ और गंदम की कंबाइन करके वो ज़्यादा यूज़ कराते हैं ताकि फाइबर ज़्यादा मिल सके, पेशेंट को कब्ज़ ना हो। कब्ज़ होगी तो पेशेंट हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में जाएगा। कब्ज़ का मसला हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस बी के पेशेंट बी और सी में दोनों में ज़्यादा होता है, इसीलिए आपने ज़रा ख्याल रखना है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट की पानी की मिकदार उसके पेशाब की मिकदार से बैलेंस हो। किसी किस्म का ताज़ा जूस या डब्बे वाला जूस वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, ये पेशेंट के लिए जहर की हैसियत रखते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो सप्लीमेंट्स हैं वो विटामिन डी वाले यूज़ करें। वो आप वंस अ वीक वाले भी कर सकते हैं। 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट में विटामिन डी ना सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ लेके आता है, आपके जिगर को सेफ भी करता है बल्कि आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है कि वो वायरस को खुद से किल कर सके, ठीक है जी। इसके अलावा जिगर की टूट-फूट को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जिगर की टूट-फूट को रोकने के लिए हमें एक रेगुलर लाइफ़स्टाइल अपनाना चाहिए। ये रेगुलर लाइफ़स्टाइल का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 2 खानों में ज़्यादा गैप नहीं लेके आना। एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं एग्जैजरेटेड फास्टिंग। ये सिरोटिक पेशेंट में और हेपेटाइटिस सी पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा देखी गई है। पेशेंट अक्सर पूछते हैं क्या हम रोज़ा रख सकते हैं? तो मेरा आंसर होता है नो।
चूँकि हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस बी के पेशेंट जो कि ज़्यादा सिरोटिक हो चुके हैं, उनमें ये रोज़ा 12 घंटे का या 14 घंटे का रोज़ा जो है वो इस तरह होगा जैसे हमने 72 घंटे का रोज़ा रखा है, और आपका जिगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। और इसको रोकने के लिए हमें इस एग्जैजरेटेड फास्टिंग को स्टॉप करने के लिए हमें हर 4-4 5-5 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाना है, ताकि हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो भी ठीक रहे और एग्जैजरेटेड लोड ना आए बॉडी पे। आई होप आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। अब सिरोटिक पेशेंट्स में 2-3 चीज़ों की और एहतियात रखनी है। विटामिन के से बनी हुई चीज़ें जो है वो ज़्यादा यूज़ करनी है। विटामिन के जो होता है अंडे की जर्दी में भी मिल जाता है। इसके अलावा विटामिन के जो होता है वो जो है हमें चिकन की कलेजी में भी मिल जाएगा। ऐसे पेशेंट्स में हम बीफ अवॉइड करते हैं, बकरे का गोश्त भी कम से कम करते हैं, लेकिन आप देसी मुर्गी यूज़ करवा सकते हैं इनको। चिकन की ब्रेस्ट भी यूज़ करा सकते हैं, इवन चिकन की कलेजी भी यूज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा जो है वो इंसिस्ट करता है कि मेरा मुँह बार-बार खुश्क होता है, तो आप मुँह खुश्क को प्रिवेंट करने के लिए इसको बर्फ़ चूसने के लिए दे सकते हैं। मौसम की नौइयत देख लें, अगर बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम नहीं है तो आप इसको बर्फ़ चूसने के लिए दे सकते हैं। जो सिरोटिक पेशेंट होता है ना, वो एल्ब्यूमिन नहीं बना पाता उसका लिवर, तो जो एल्ब्यूमिन है ना वो हासिल करने के लिए आपने अंडे की सफ़ेदी ज़रूर देनी है। अंडे की सफ़ेदी जो है दिन में 2 बार दे दें, दिन में 3 बार दे दें, लेकिन सिरोटिक पेशेंट को अंडे की सफ़ेदी ज़रूर देनी है। ये आप ये समझें कि ये इलाज का एक पार्ट एंड पार्सल है। अगर अंडे की सफ़ेदी नहीं देंगे, एल्ब्यूमिन की कमी मज़ीद हो जाएगी, पेशेंट की साइटिस, पेशेंट के पाँव में सूजन ये बिगड़ जाएगी, पेट में पानी ज़्यादा हो जाएगा, पाँव की सोजन बिगड़ जाएगी, इवन हाथों पे सूजन आ सकती है, इवन चेहरे पे सूजन आ सकती है, इवन फेफड़े की झिल्ली में सोजिश आ सकती है। इसीलिए आप प्लीज़ कोशिश करें कि अंडे की सफ़ेदी सिरोटिक पेशेंट को लाजमी तौर पे दें। तो ये मेरे मैसेज को याद रखें, अंडे की सफ़ेदी और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन ये सिरोटिक पेशेंट के लिए एक जो है ना अमृत की तरह है। ठीक है जी, ये मेरा टेक होम मैसेज लाजमी याद रखें। अब सिरोटिक पेशेंट्स में कौन सी विटामिन ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, तो मेडिसिन रिफॉक्सामिन जो है वो 550 मिलीग्राम आपने डेली यूज़ करानी है सुबह शाम पेशेंट को। इसके अलावा डुफलेक्स सिरप होता है जिसमें लैक्टुलोज होता है। ये लैक्टुलोज जो है इसके 3 बेनिफिट्स होते हैं। एक तो ये कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करता है। अमोनिया जो एक फाजल गैस होती है जो बॉडी पेट के अंदर जो है हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी के सिरोटिक पेशेंट के पेट के अंदर रहने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो थोड़े चेंज हो जाते हैं, वैसे बैक्टीरिया आ जाते हैं जो कि अमोनिया गैस ज़्यादा मिकदार में बनाते हैं। तो इस अमोनिया गैस को अमोनियम में चेंज कर देता है ये डुफलेक्स सिरप, जिसकी वजह से अमोनिया गैस ब्लड के अंदर, खून के अंदर जो है वो दाखिल नहीं होती और ब्रेन के अंदर जाके गनुदगी का बाइस नहीं बनती। इसके अलावा जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनकी मिकदार को भी कम करने में डुफलेक्स सिरप इक्वली हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये गट की पीएच को चेंज कर देता है। ठीक है जी। इसके अलावा आपने एक बात का ख्याल रखना है, वो बात का ये ख्याल रखना है कि ऐसे पेशेंट्स में चाहे बीपी का मसला हो या ना हो तो कार्बिडालोल आपने डेली यूज़ करानी है। ये एक प्रोफिलैक्सिस होती है, प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस भी हो सकती है, सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस भी हो सकती है, ताकि जो खून की उल्टी आने से रोकी जा सके, काले बहाने आने से रोके जा सके। इन पेशेंट्स को हम आयरन सप्लीमेंट भी इसलिए नहीं देते क्योंकि आयरन सप्लीमेंट्स के साथ मैदे में इरिटेशन होती है, ब्लैक कलर का स्टूल आता है, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि इनको आयरन सप्लीमेंट्स ना दिए जाएं। ठीक है जी। कौन से सप्लीमेंट्स पे दिए जाएं जी? विटामिन डी का सप्लीमेंट इनको देना चाहिए, इनको कोएंजाइम Q10 का सप्लीमेंट देना चाहिए, एल कार्निटीन का सप्लीमेंट देना चाहिए। ठीक है जी। एन एसिटाइलसिस्टीन जो है वो उसका जो है सप्लीमेंट हमें देना चाहिए, एल ऑर्निथिन स्पार्टेट का सप्लीमेंट देना चाहिए, सिलीमेरिन का सप्लीमेंट देना चाहिए। ये सप्लीमेंट लिवर के टूट फूट को रोकते हैं। जी हाँ, ग्लूटाथायोन का सप्लीमेंट देना चाहिए। ग्लूटाथायोन जो है वो फ्रेश फ्रूट्स में मौजूद होता है। आप ऐसे पेशेंट्स को 1 एप्पल डेली दें। ठीक है जी। इसके अलावा इनको जो है गावा काट के दे सकते हैं, बीज निकाल के दे सकते हैं। इसके अलावा इनको बेरीज और जो है जो ग्रेप्स हैं वो आप इनको यूज़ करवा सकते हैं। इससे इनकी जो मल्टीविटामिन्स हैं वो भी मिल जाएंगे और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल जाएंगे। पानी की मिकदार बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी की मिकदार उतनी पीनी है जितना पेशाब आ रहा है। ज़्यादा पानी की मिकदार पीने से पेशेंट के पेट में पानी इकट्ठा हो सकता है, उसको सोजिश आ सकती है और असाइटिस जो है वो ऐसे ऐसा वर्स हो सकती हैं। इसी तरह नमक की मिकदार को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करें। ठीक है जी। मैं फिर आपको बता दूं, चावल कम और रोटी, और वो भी मल्टीग्रेन वाली या जो और गंदम को जो है कंबाइन करके यूज़ करें। वाइट आटा आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। ऑयल जो है आपने
या तो आप जो है मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर लें, या फिर जो है आप कॉर्न ऑयल यूज़ कर लें, या फिर आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें। इन तीनों के अलावा कोशिश करें दूसरे ऑयल यूज़ ना करवाएं। पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को ये सारी हदायत जो हैं वो आराम से तफसीलन जो है समझाए, ताकि पेशेंट जो है वो ये ना समझे कि जो है मैं अब ठीक हो गया हूँ। चूँकि सिरोसिस जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है, और सिरोसिस के पेशेंट को ताउम्र जो है वो एहतियात और परहेज़ करना पड़ता है। ठीक है जी। इसके अलावा आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो, मैं नीचे अपना नंबर, अपॉइंटमेंट वाला नंबर भी और व्हाट्सएप नंबर भी डाल रहा हूँ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं इस तरह की वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ, तो अगर आप ऐसी वीडियोज़ को मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।